हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर 30 गॉसेस लॉ का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 16, 17 एंड 18 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो क्लास 12 फिजिक्स IIT जेई नीट एंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले प्रॉब्लम 16, ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम contains a uniformly distributed charge of density rho, that is volume charge density rho. Find the electric field at a point P inside the cylindrical volume at a distance x from the axis as shown in figure 37. इस प्रॉब्लम में एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। एक लंबा आवेशित बेलन है जिसके आवेश का आयतन घनत्व रो है। तो इस सिलेंडर के अंदर इसके अक्ष से एक्सिस से x डिस्टेंस पर पॉइंट P, इंटरनल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम करना है, फाइंड करना है। Now we have to solve it. गॉसेस लॉ का यूज कर हम इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग सिलेंडर के इंटरनल पॉइंट P पर, जो कि सिलेंडर के एक्सिस से x डिस्टेंस पर है, तो उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। एंड गॉसेस लॉ उस सिचुएशन में अप्लाई होता है जब चार्ज गॉसियन सरफेस और क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड हो। तो P पॉइंट से होकर हम इस गिवन सिलेंडर के सिमेट्रिक सममित एक अनदर इमेजिनरी सिलेंडर सपोज कर सकते हैं जिसका लेंथ गिवन सिलेंडर के लेंथ के बराबर या इससे कम भी हो सकता है। यहां पर हमने x P पॉइंट से होकर जिस पॉइंट का डिस्टेंस इस गिवन सिलेंडर के एक्सिस से, अक्ष से x है, तो P पॉइंट से होकर के x रेडियस का, x त्रिज्या का एक इमेजिनरी सिलेंडर, आभासी बेलन हमने स्केच किया है जिसका लेंथ इस सिलेंडर का लेंथ से L है। इस प्रॉब्लम में सिलेंडर का लेंथ नहीं दिया है, लेकिन हमने सिलेंडर का लेंथ को L सपोज किया है। तो इस गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर का लेंथ हमने गिवन सिलेंडर के लेंथ के बराबर ही रखा है। ऑल्दो गॉसियन सरफेस का लेंथ इस सिलेंडर के लेंथ से कम भी हो सकता है। अब इस गॉसियन सरफेस, जो इमेजिनरी सिलेंडर है, जो गिवन सिलेंडर के इंटरनल पॉइंट P से होकर हमने स्केच किया है, तो इस सिलिंड्रिकल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला से मालूम करेंगे। उसके बाद गॉसेस लॉ के हेल्प से भी इस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 कर इस गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर सकते हैं। तो अब पहले मालूम कर लें कि यह गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर, आभासी बेलन, कितना चार्ज इंक्लूड करेगा। तो चार्ज पहले तो लिखना होगा कि ड्रॉन ए गॉसियन सरफेस, दैट इज इमेजिनरी सिलेंडर, ए गॉसियन सरफेस और एन इमेजिनरी सिलेंडर, ऑफ रेडियस x, जितना P पॉइंट का डिस्टेंस है इंटरनल पॉइंट का गिवन
जो दिया गया सिलेंडर है गिवन सिलेंडर के एक्सिस पे, उस पॉइंट से ही होकर एक्स रेडियस का हमने गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर सपोज किया जिसका लेंथ हमने गिवन सिलेंडर के लेंथ के इक्वल रखा है ऑफ रेडियस एक्स एंड लेंथ एल से स्मॉल एल थ्रू पॉइंट पी. अब चार्ज इंक्लूडेड बाई this Gaussian surface or imaginary cylinder through point P is charge enclosed by the Gaussian surface is Q enclosed equals to, इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू माना जा सकता है जो चार्ज इंक्लोज करेगा गॉसियन सरफेस, इक्वल्स टू, क्योंकि गिवन सिलेंडर का जो लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है या लॉन्ग सिलेंडर है उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम. देयरफॉर चार्ज इंक्लूड इनसाइड द गॉसियन सरफेस ऑफ सिलेंडर इज चार्ज वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस कितना होगा इस गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर का वॉल्यूम आयतन कितना होगा. तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एल होता है. यहाँ पर गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम हो जाएगा पाई, रेडियस इसका एक्स है इस गॉसियन सरफेस का, इमेजिनरी सिलेंडर का पाई एक्स स्क्वायर इंटू लेंथ हमने एल सपोज किया है, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जानते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्यू बाई वी. देयरफॉर चार्ज included inside this Gaussian surface is rho, volume charge density of the given cylinder multiplied by volume, and volume of this Gaussian surface, that is imaginary cylinder of radius x and length l is pi x square into l. यह चार्ज इंक्लोज्ड होगा इस Gaussian surface के अंदर वह तो मालूम हो गया, पाई एक्स स्क्वायर एल इंटू रो. अब गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर इज क्यू इंक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, दैट इज चार्ज इंक्लूड इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो यूजिंग गॉसेस लॉ, electric flux through the Gaussian surface, that is imaginary cylinder is charge included inside the cylinder, हमने Q सपोज किया है कैपिटल Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द Gaussian surface is इंटीग्रल ओवर द इंटायर क्लोज सरफेस S, और इंटीग्रेशन दे करके इंटीग्रेशन के बीच में सर्किल भी यूज किया जाता है इंटायर क्लोज सरफेस के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ इंटीग्रेशन दे करके नीचे में इंटायर सरफेस के लिए गॉसियन सरफेस के लिए एस लिख रहा हूँ, एंड इट इज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दैट इज ई डी एस इंटू कॉस जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस गॉसियन सरफेस पर, गॉसियन सरफेस का जो सिलिंड्रिकल सरफेस है और कर्व सरफेस जिसे कहा जाता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, एंड पी पॉइंट के राउंड कोई स्मॉल एरिया ले लिया जाए तो उसका सेक्शन भी वर्टिकल होगा डीएस, तो डीएस वेक्टर भी ई वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा. यहाँ स्मॉल एरिया पी पॉइंट के राउंड इस सिलिंड्रिकल सरफेस पर, सिलिंड्रिकल जो सिलिंड्रिकल सरफेस है जिसे कर्व सरफेस भी कहा जाता है, तो वहाँ स्मॉल एरिया पी पॉइंट के, स्मॉल एरिया डीएस पी पॉइंट के अराउंड अगर सपोज किया जाए तो इस पर जो नॉर्मल ड्रॉन करेंगे तो उसका डायरेक्शन भी
इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है उसी के अलॉन्ग होगा। लेकिन ऊपर वाला जो सरफेस है जो कि अपर सरफेस एंड अपर सर्कुलर जो फेस है एंड लोअर सर्कुलर फेस ऑफ द सिलेंडर, जिसे फ्लैट सरफेस कहा जाता है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होगा इस ढंग से। तो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डीएस वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अपर जो सर्कुलर फेस है इस इमेजिनरी सिलेंडर का, गॉसियन सरफेस का, तो वहां पर स्मॉल एरिया डीएस है, तो डीएस वेक्टर उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। उसी ढंग से जो लोअर सर्कुलर इंड है, फेस है, दैट इज बॉटम फेस ऑफ द बॉटम फ्लैट फेस ऑफ द गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर, वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर के अपर सर्कुलर इंड एंड लोअर सर्कुलर इंड, दैट इज टॉप एंड बॉटम फ्लैट फेसेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई डी एस इंटू कॉस 90 एंड ई डी एस इंटू कॉस 90 बोथ फेसेस के लिए, दैट इज 0। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन केवल इस गॉसियन सरफेस के और इमेजिनरी सिलेंडर के सिलिंड्रिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल फेस से ही होगा और कर्व फेस से ही कंट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो कि कितना होगा, ई डी एस इंटू कॉस 0, दैट इज इंटीग्रल ई इंटू डी एस कॉस 0 इक्वल टू 1। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा किसी भी पॉइंट पर, मतलब इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सिलिंड्रिकल फेस का जो डिस्टेंस है गिवन सिलेंडर का एक्सिस से वह सेम होगा, एक्स डिस्टेंस ही हर जगह डिस्टेंस एक्स होगा इस गॉसियन सरफेस के। जो सिलिंड्रिकल फेस है, राइट सिलिंड्रिकल फेस है, तो उसका डिस्टेंस एवरीवेयर सेम होगा, एक्स ही होगा। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ई ही होगा, ई वेक्टर ही होगा, जिसका डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा किसी भी जगह सेम है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटायर सिलिंड्रिकल फेस पर, मतलब गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर के इंटायर जो सिलिंड्रिकल सरफेस पर और सिलिंड्रिकल फेस पर और कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होगा। इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर हम कर सकते हैं। तो देयरफॉर नाउ वी कैन राइट, अब बोर्ड के अपर पार्ट में जो प्रॉब्लम मैंने लिखा है उसे इरेज करता हूं। इस प्रॉब्लम के रेस्ट पार्ट का सॉल्यूशन के लिए, तो गॉसेस लॉ का हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ रेडियस x एंड लेंथ l इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला से फाई इक्वल टू इंटीग्रल ओवर द इंटायर सिलिंड्रिकल सरफेस, इंटायर सरफेस, बट सिलिंड्रिकल सरफेस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अपर इस गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर के अपर सर्कुलर फेस एंड लोअर सर्कुलर फेस, दैट इज बोथ फ्लैट फेसेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, जैसा कि मैंने डायग्राम में भी स्केच किया है। इसलिए फ्लक्स केवल इस इमेजिनरी सिलेंडर और गॉसियन सरफेस के सिलिंड्रिकल फेस और सिलिंड्रिकल सरफेस और कर्व सरफेस से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो देयरफॉर वी हैव इंटीग्रल ओवर इंटायर सरफेस s e into ds into cos 0 डिग्री, दैट इज 1। तो उसे मैं नहीं लिखा, e into ds, e कांस्टेंट है, e को बाहर करना है इंटीग्रेशन से, और चार्ज इंक्लूड इनसाइड द
गॉसियन सरफेस एच क्यू इज टू पाई एक्स स्क्वायर एल इंटू रो, मैंने पहले ही उसे मालूम कर लिया है, तो क्यू की जगह पाई एक्स स्क्वायर एल मल्टीप्लाइड बाई रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कैपिटल ई को आरएचएस में कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गॉसियन सरफेस के, मतलब इस इमेजिनरी सिलेंडर के जिसका रेडियस एक्स है, लेंथ एल है, उसके एवरी पॉइंट पर, मतलब सिलिंड्रिकल जो सरफेस है इस या सिलिंड्रिकल फेस और जो कर्व सरफेस है गॉसियन सरफेस का, उसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैपिटल ई होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सिस से गिवन सिलेंडर के एक्सिस से सिलिंड्रिकल फेस और कर्व सरफेस का डिस्टेंस सेम है, दैट इज इक्वल है, दैट इज एक्स है, मैंने दिखाया है, कहीं भी डिस्टेंस एक्स है, इसलिए हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई कैपिटल ई होगा जो कि कांस्टेंट है। कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैपिटल ई होगा जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग होगा, मतलब आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। तो कैपिटल ई को बाहर कर लिया जाए इंटीग्रेशन से, एंड नाउ इंटीग्रेशन ओवर ds over the entire closed surface of the Gaussian surface cylinder, and integral over the entire surface ds इक्वल टू कितना होगा, सिलेंडर का जो गॉसियन सरफेस है, इमेजिनरी सिलेंडर है, उसका कितना हो जाएगा, इंटायर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई x इंटू एल, 2 पाई इंटू आर, आर रेडियस इतना है इसका, गॉसियन सरफेस का x है, लेंथ एल है, और पाई एक्स स्क्वायर एल मल्टीप्लाइड बाई रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई एक्स इंटू एल। तो टोटल एरिया हो गया इसका गॉसियन सरफेस का, इमेजिनरी सिलेंडर का, इंटीग्रल ओवर द इंटायर क्लोज सरफेस और इंटायर सरफेस ऑफ द सिलेंडर इनटू डीएस इक्वल टू 2 पाई एक्स इंटू एल। इस फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं। अब बोथ साइड्स में पाई एंड पाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स एंड एलएचएस में एक्स स्क्वायर है, आरएचएस में एक्स है, तो एक्स से एलएचएस का एक्स स्क्वायर का एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो एक पावर बचेगा, एंड एल से एल भी कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड्स में। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर गिवन लॉन्ग चार्ज सिलेंडर, गिवन लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर, दिए गए लंबे बेलन के एक्सिस से x डिस्टेंस पर, इंटरनल x डिस्टेंस पर इंटरनल पॉइंट, आंतरिक बिंदु, अंदर का बिंदु है इस गिवन सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर जो दिया गया लंबा बेलन है, उसके अक्ष से, एक्सिस से x डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना था, उसका वैल्यू हम यहाँ ऑब्टेन करने जा रहे हैं। देयरफॉर कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द गिवन सिलेंडर इज कैपिटल ई इक्वल टू, क्या बचा है एलएचएस में x एंड रो, सो रो x अपॉन 2 आरएचएस में बचा है, वह डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो गिवन लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर के एक्सिस से x डिस्टेंस पर जो इंटरनल पॉइंट P है, that is point P lies inside the cylinder, तो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैपिटल E इक्वल टू रो x अपॉन 2 इप्सिलॉन 0, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। Now problem 7, chapter 30, Gauss's law, book concepts of physics, part 2. A non-conducting sheet of large surface area and thickness a small d contains uniform charge distribution of density rho, that is volume charge density of the sheet is given, it is rho. Find the electric field at a distance x from the central plane, this is the central plane, and at distance x from the central plane we have to obtain electric field intensity. So find the electric field at a distance x from the central plane. Draw a qualitative graph of electric field intensity
that is electric field capital E vector against distance, this distance x for 0 is less than x is less than d. इस प्रॉब्लम में एक लार्ज सरफेस एरिया का नॉन कंडक्टिंग सीट है, दैट इज प्लेन सीट है, लेकिन इसमें इस प्लेन सीट में दैट इज नॉन कंडक्टिंग सीट और प्लेन सीट का थिकनेस दिया हुआ है स्मॉल डी। हम लोग जो एप्लीकेशन गॉसेस लॉ का वन ऑफ द एप्लीकेशंस डिस्कस किए थे या उसके लिए एक्सप्रेशन मालूम करते हैं, कैपिटल इज टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, तो वह नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज के लिए होता है, लेकिन उस सिचुएशन में इनफाइनाइट प्लेन सीट का थिकनेस को हम लोग निग्लिजिबल मानते हैं, लेकिन यहां जो गिवन सीट है लार्ज सरफेस एरिया का, उसका थिकनेस डी दिया हुआ है, स्मॉल डी दिया है। तो इसके इस नॉन कंडक्टिंग सीट के सेंट्रल प्लेन इसके मतलब इस नॉन कंडक्टिंग सीट के सेंटर से होकर पास करने वाला एक वर्टिकल लाइन हमने रिप्रेजेंट किया है, जो कि सेंट्रल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस सेंट्रल प्लेन से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां इस नॉन कंडक्टिंग प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑब्टेन करना है। तो यहां हमने दिखाया है सेंट्रल मतलब इस सीट के नॉन कंडक्टिंग सीट के सेंट्रल प्लेन से एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करना है। अब गॉसेस लॉ के हेल्प से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हम पी पॉइंट से होकर एक गॉसियन सरफेस सपोज कर सकते हैं, जो इस नॉन कंडक्टिंग सीट के चार्ज को मतलब जितना एरिया होगा इस गॉसियन सरफेस का उतने चार्ज को इंक्लोज करेगा या कर सकता है। तो पी पॉइंट से होकर मतलब सीट का सेंट्रल प्लेन के से एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करना है, तो पी पॉइंट से होकर इस सेंट्रल प्लेन के क्रॉस एक गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर सपोज किया जा सकता है। तो सेंट्रल प्लेन से जितना डिस्टेंस पर राइट साइड में जितना डिस्टेंस पर पॉइंट पी हमने सपोज किया है इस डिस्टेंस पर, तो सेंट्रल प्लेन से सीट के सेंट्रल प्लेन से लेफ्ट साइड में भी उतना ही डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट भी होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू उतना ही होगा जितना कि पॉइंट पी पर है। तो अब अनदर पॉइंट हम इस सीट के सेंट्रल प्लेन के लेफ्ट साइड में भी सपोज करते हैं उतना ही डिस्टेंस पर, एंड उस पॉइंट का नाम हमने कोई उसका नाम दे दिया जाए, पॉइंट के नाम दे देते हैं उस पॉइंट का, मतलब सेंट्रल प्लेन से लेफ्ट साइड में एक्स डिस्टेंस पर ही जितना डिस्टेंस गिवन डिस्टेंस है जो हमने सपोज किया है राइट साइड में, लेकिन यह प्रॉब्लम में डिस्टेंस दिया हुआ है सेंट्रल प्लेन से, तो हमने सेंट्रल प्लेन से राइट साइड में इस सीट के अंदर कोई पॉइंट पी लिया जो कि इस सीट के अंदर ही है, मतलब सीट का चूंकि थिकनेस कितना है डी है, तो सेंट्रल प्लेन से लेफ्ट साइड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेफ्ट फेस का डिस्टेंस d/2 होगा, एंड राइट जो फेस होगा इस सीट का उसका डिस्टेंस भी d/2 होगा, दैट इज टोटल थिकनेस d/2 प्लस d/2 इज इक्वल टू d। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मालूम करना है सेंट्रल प्लेन से एक्स डिस्टेंस पर, वह डिस्टेंस मतलब d/2 जो थिकनेस है उसके अंदर ही होगा। तो अब चूंकि हमने इस सीट का सेंट्रल प्लेन से लेफ्ट साइड में भी एक्स डिस्टेंस पर जो गिवन डिस्टेंस है किसी एक पॉइंट पी के लिए जिसे हमने राइट मतलब सेंट्रल प्लेन के राइट लिया है, तो उतना ही डिस्टेंस लेफ्ट साइड में भी सेंट्रल प्लेन के लेफ्ट साइड में भी उतना ही डिस्टेंस पर पॉइंट एक हमने पॉइंट के सपोज किया, एंड अब बोथ पॉइंट्स पी एंड के से होकर एक गॉसियन सरफेस, एंड गॉसियन सरफेस यहाँ क्या होगा, यहाँ सिलेंडर हो सकता है गॉसियन सरफेस, क्योंकि सीट के लेंथ के सीट का जो थिकनेस है उसके एक क्रॉस उसके लॉन्ग हमने गॉसियन सरफेस हम डिस्टेंस सपोज कर रहे हैं, इसलिए तो यहाँ
गॉसियन सरफेस सिलेंडर होगा, इमेजिनरी सिलेंडर होगा। तो हमने स्केच कर लिया पी एंड के पॉइंट्स सेंट्रल प्लेन के बोथ साइड्स में एक्स डिस्टेंस पर 2 पॉइंट्स पी एंड के हमने सपोज किया और उनसे होकर एक गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सिलेंडर सपोज किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पी पॉइंट पर, मतलब सेंट्रल प्लेन के राइट जो पॉइंट है एक डिस्टेंस पर, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? इस मतलब इस गॉसियन सरफेस के बोथ जो सर्कुलर इंड्स हैं, जो फ्लैट फेसेस है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। एंड के पॉइंट पर भी, मतलब सेंट्रल प्लेन से लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड में सेंट्रल प्लेन का सीट के सेंट्रल प्लेन से लेफ्ट साइड में एक्स डिस्टेंस पर ही उतना ही डिस्टेंस पर पॉइंट सपोज करना होगा। तो के पॉइंट पर भी, जो कि इमेजिनरी सिलेंडर गॉसियन सरफेस के सर्कुलर इंड पर है, दूसरे सर्कुलर इंड पर है और फ्लैट फेस पर है, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? मतलब लेफ्ट साइड में होगा एंड उसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस फेस के परपेंडिकुलर राइट साइड में होगा। एंड एरिया वेक्टर, इसका इन फेसेस का एरिया, बोथ इन फेसेस का एरिया हम ए सपोज कर लेते हैं। तो एरिया वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग ही होगा बोथ फेसेस पर। ई वेक्टर एंड ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा दोनों इन फेसेस पर, मतलब दोनों जो फ्लैट फेसेस है उस पर। अब यहां पर इस गॉसियन सरफेस के जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है, सिलिंड्रिकल फेस है और कर्व फेस है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो इंटायर जो आपका इस गॉसियन सरफेस तो हमने सपोज किया है इमेजिनरी सिलेंडर, तो उसके कर्व फेस पर और सिलिंड्रिकल फेस पर, सरफेस से होकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन 0 होगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the Gaussian surface that is imaginary cylinder through points P and K across the central plane के बोथ साइड्स में एक डिस्टेंस पर हमने बोथ पॉइंट सपोज किया है, जो कि प्रॉब्लम में भी गिवन है। एक डिस्टेंस पर, सेंट्रल प्लेन से एक डिस्टेंस पर ही किसी पॉइंट पर मालूम करना है, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस दैट इज इमेजिनरी सिलेंडर एंड इस इमेजिनरी सिलेंडर का लेंथ कितना हो जाएगा? x प्लस एक्स दैट इज 2x। लेंथ कितना हो जाएगा? x डिस्टेंस पर, सेंट्रल प्लेन से x डिस्टेंस पर सेंट्रल प्लेन के राइट में जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस x है। तो सेंट्रल प्लेन से लेफ्ट साइड में भी जो अनदर पॉइंट हम सपोज करेंगे के हमने सपोज किया है, जिसे कि बोथ पॉइंट से होकर के गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर को स्केच किया जा सके। तो हमने खींचा है यहाँ पर क्या? गॉसियन सरफेस बोथ पॉइंट्स P एंड K से होकर के एक इमेजिनरी सिलेंडर। तो उस सिलेंडर का लेंथ कितना हो जाएगा? सेंट्रल प्लेन से P पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब जो इस सिलेंडर का जो सर्कुलर इंड है और फ्लैट फेस है, राइट फ्लैट फेस, उसका डिस्टेंस x है। एंड लेफ्ट जो सर्कुलर इंड है सिलेंडर का, दैट इज राइट फ्लैट फेस, उसका भी डिस्टेंस कितना है? x है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस एक्स। तो इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ लेंथ 2x एंड ईच फेस का कितना एरिया है? ईच इन फेसेस का एरिया a है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गॉसियन सरफेस का, इमेजिनरी सिलेंडर का, कैपिटल ए हमने सपोज कर लिया। क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मतलब इस गॉसियन सरफेस के P पॉइंट के परपेंडिकुलर जो सर्कुलर इंड है गॉसियन सरफेस का, या फ्लैट फेस है, तो उससे प्लस कितना हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर दैट इज ई वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू cos 0 डिग्री। एंड अनदर पॉइंट P से होकर के अंदर पॉइंट P से होकर जो गॉसियन P के अक्रॉस जो
के पॉइंट, मतलब के पॉइंट जो कि सीट के सेंट्रल प्लेन से एक्स डिस्टेंस पर ही है, तो वहां पर जो सर्कुलर इंड फेस है और फ्लैट लेफ्ट लेफ्ट फ्लैट फेस है इस गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर का, तो यहाँ पर भी फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स थ्रो दिस मतलब लेफ्ट फ्लैट फेस और सर्कुलर इंड ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर एंड ए वेक्टर का डायरेक्शन दोनों लेफ्ट साइड में है, तो एंगल कितना होगा, जीरो होगा। सो ई इंटू ए इंटू कॉस जीरो दैट इज ई इंटू ए। सो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा। एंड जो कर्व फेस है, कर्व सरफेस है गॉसियन सरफेस का इमेजिनरी सिलेंडर का, तो उससे फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, जीरो है, क्योंकि एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो हॉरिजॉन्टल बोथ इन पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जबकि एरिया वेक्टर जो कर्व सरफेस है, कर्व फेस है या कर्व सरफेस है और सिलिंड्रिकल सरफेस है इमेजिनरी सिलेंडर का, तो वहां पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इमेजिनरी सिलेंडर और गॉसियन सरफेस के कर्व सरफेस और सिलिंड्रिकल सरफेस से नहीं होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू ए प्लस जो सिलिंड्रिकल फेस है उसे प्लस कितना होगा, जीरो होगा, एंड प्लस राइट मतलब जो राइट फ्लैट फेस है इमेजिनरी सिलेंडर का, उसे भी प्लस कितना होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर दैट इज ई इंटू ए इंटू कॉस जीरो। लेफ्ट फेस से तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर दैट इज ई मॉड ए इंटू कॉस जीरो, सो ई इंटू ए, एंड जो 2x लेंथ का जो कर्व पोर्शन है और सिलिंड्रिकल फेस है, सरफेस है इमेजिनरी सिलेंडर का गॉसियन सरफेस का, तो उससे प्लस कितना है, जीरो है, क्योंकि ई इंटू ए उसके लिए इलेक्ट्रिक प्लस कितना होगा, ई इंटू ए इंटू कॉस 90 दैट इज जीरो, एंड राइट सर्कुलर इंड ऑफ द गॉसियन सरफेस और सिलेंडर, और जो राइट फ्लैट फेस ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर और गॉसियन सरफेस, तो उससे प्लस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ई इंटू ए इंटू कॉस जीरो दैट इज ई इंटू ए, कॉस जीरो इज इक्वल टू 1। तो टोटल प्लस कितना हो गया, ई ए प्लस जीरो प्लस ई ए दैट इज 2 ई ए, 2 कैपिटल ई इंटू ए, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस that is imaginary cylinder through points P and K across the central plane के both sides में उतना ही डिस्टेंस पर x and x डिस्टेंस पर 2 points P and K हमने सपोज किया, जो कि प्रॉब्लम में भी गिवन है, तो उससे प्लस का वैल्यू इलेक्ट्रिक प्लस का फॉर्मूला यूज करके मालूम हो गया, I इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल E इंटू A, वेयर कैपिटल E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट दैट इज P और K of the Gaussian surface at distance x from the central plane of the sheet. Now using Gauss's law, electric flux through the Gaussian surface or imaginary cylinder is phi equal to charge enclosed inside the Gaussian surface, that is inside the cylinder upon epsilon naught. अब गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम अप्लाई कर शीट के अंदर जो गॉसीय पृष्ठ है, गॉसीय तल है, जो कि आभासी बेलन है, उससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू इस गॉसीय तल, गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज होने वाला टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। सो यूजिंग गॉसेस लॉ, electric flux through the Gaussian surface is again phi e, symbol electric flux of phi e equal to total charge enclosed inside the Gaussian surface, कैपिटल Q और स्मॉल q कुछ भी ले सकते हैं, कैपिटल Q हम ले लेते हैं, चार्ज enclosed inside the Gaussian surface, inside the Gaussian surface means inside the imaginary cylinder। इस आभासी बेलन P and K पॉइंट से होकर हमने सपोज किया इस शीट के, गिवन शीट के सेंट्रल प्लेन के क्रॉस, तो उस गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सिलेंडर आभासी बेलन से जो फ्लक्स होगा गुजरने वाला, वह उसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज्ड होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट
के इक्वल होगा। एंड अब चार्ज कितना इंक्लूड होगा इस सीट का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, कितना है, रो है। तो चार्ज इंक्लूड इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यहां पर वॉल्यूम कैसे हम निकालेंगे, यहां वॉल्यूम एरिया ऑफ द सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। लेंथ तो दिया है सिलेंडर का, मैंने दिया गिवन मतलब डिस्टेंस दिया है, तो उसके हेल्प से हम x प्लस एक्स जो गॉसियन सरफेस सपोज किए P एंड K पॉइंट्स सेंटर सीट के सेंटर पॉइंट के बोथ साइड्स में, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, माने इक्वल डिस्टेंसेस पर x एंड x, तो टोटल लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस कितना हो गया, 2x हो गया। एरिया हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस गॉसियन सरफेस का, या ईच ऑफ द इंटरफेसेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हमने सपोज किया, a किया, तो एरिया ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 2x हो गया गॉसियन सरफेस का। तो वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस मालूम हो गया a into 2x। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज q अपॉन a into 2x। तो चार्ज इंक्लूड इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज q इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं, q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो a into 2x into रो, या रो into सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द सीट multiplied by area into 2x. Area into 2x is the volume of the Gaussian surface. So it is rho multiplied by a multiplied by 2x upon epsilon naught. And say it is equation number 2. अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू रो इंटू ए इंटू 2x अपॉन epsilon naught, इसको हम पुट कर दें इक्वेशन 1 में, जो माने इक्वेशन 1 में जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू ऑब्टेन किया है, I इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल E इंटू ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है x डिस्टेंस पर जो पॉइंट है सेंटर प्लेन के आइदर ऑफ द साइड्स, राइट और लेफ्ट साइड्स में 2 पॉइंट्स हमने सपोज किया p एंड q। तो किसी एक पॉइंट p का डिस्टेंस और k का डिस्टेंस, p एंड k हमने सपोज किया, q तो हमने 4 सपोज किया है, इसलिए पॉइंट यहाँ मतलब सेंटर सीट के सेंटर प्लेन से लेफ्ट साइड में x डिस्टेंस पर अंतर पॉइंट हमने k सपोज किया है। सो टोटल फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला से सिलिंड्रिकल मतलब इमेजिनरी सिलेंडर से और गॉसियन सरफेस से जिसका लेंथ 2x है वो 2 into a है। तो इसमें मतलब इक्वेशन 1 के एलएचएस में इक्वेशन 2 के एलएचएस से मतलब इक्वेशन 2 के हेल्प से गॉसेस लॉ के हेल्प से जो फ्लक्स आया I इक्वल टू रो इंटू a इंटू 2x, टोटल चार्ज इंक्लूड इनसाइड द गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर, आभासी बेलन के अंदर जो चार्ज पद है इंक्लूड है, वह कितना होगा, रो इंटू a इंटू 2x। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इस सिलेंडर का गॉसियन सरफेस का a इंटू एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया a हमने सपोज किया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर, एंड 2x लेंथ ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, लेंथ हो गया x प्लस x दैट इज 2x। तो अब इक्वेशन 1 के एलएचएस में फाई का वैल्यू इक्वेशन 2 के हेल्प से, गॉसेस लॉ के हेल्प से हम पुट करते हैं, मतलब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, दोनों तो एलएचएस फाई ही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है, तो दोनों के आरएचएस इक्वल हो जाएंगे, या फाई का वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 के एलएचएस में पुट कर दें। तो यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 और कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, we get क्या होगा 2EA, इक्वेशन 1 का RHS 2EA, RHS इक्वल हो जाएगा दोनों इक्वेशन का इक्वल टू इक्वेशन 1 का LHS 2EA, सॉरी इक्वेशन 1 का RHS 2EA 2 कैपिटल E into A, एंड इक्वेशन 2 का RHS रो into A into 2x अपॉन इप्सिलॉन नॉट, रो into A मल्टीप्लाइड बाई 2x अपॉन इप्सिलॉन नॉट। E से E कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया बोथ साइड्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम करना था, नॉन कंडक्टिंग सीट के सेंट्रल प्लेन से x डिस्टेंस पर किसी पॉइंट, कोई पॉइंट आइदर p और k पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैपिटल E इक्वल टू रो x अपॉन इप्सिलॉन नॉट, रो x अपॉन इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन जीरो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी of the large non-conducting sheet, and x is the distance of
any of the points either P or K across central plane of the sheet. So this is answer of फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. लेकिन इस प्रॉब्लम में ग्राफ भी प्लॉट करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन सेंट्रल प्लेन, सीट के सेंट्रल प्लेन से डिस्टेंस x, पॉइंट P का माने सेंट्रल प्लेन, सीट का सेंट्रल प्लेन से डिस्टेंस x के साथ, मतलब जो पॉइंट P है उसका माने सेंट्रल प्लेन से जब सेंट्रल प्लेन से जब P पॉइंट की ओर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड किस ढंग से चेंज करेगा तो उस प्लॉट को स्केच करना है. तो ग्राफ को स्केच करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वाई एक्सिस के अलोंग सपोज करते हैं एंड डिस्टेंस मतलब x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल प्लेन इज दिस वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द शीट. तो सेंट्रल प्लेन से डिस्टेंस मतलब जो पॉइंट सेंट्रल प्लेन से हम जब राइट और लेफ्ट की ओर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा. तो उस सेंट्रल प्लेन से पॉइंट P का डिस्टेंस, किसी पॉइंट का डिस्टेंस x को हम x एक्सिस के लॉन्ग सपोज करेंगे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड को y एक्सिस के लॉन्ग. तो इसके लिए अब मैं इसे इरेज करता हूं ग्राफ प्लॉट करने के लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट either sides of the central plane. तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को y एक्सिस के लॉन्ग एंड डिस्टेंस को, मतलब सेंट्रल प्लेन से डिस्टेंस जो होगा पॉइंट का, किसी पॉइंट का, तो उसको x एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग भी है, सेंट्रल प्लेन के बोथ साइड्स में है, डिस्टेंस का वेरिएशन बोथ साइड्स में होगा, इसलिए नेगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग भी डिस्टेंस हम सपोज कर सकते हैं और इसको ऑरिजिन मान लिया जाए. दोनों एक्सिस का, दोनों वर्टिकल मतलब दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड का y एक्सिस और डिस्टेंस को x एक्सिस, और बोथ एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑरिजिन सपोज कर लिया जाए. तो इधर डिस्टेंस -x होगा. लेकिन ग्राफ हमें स्केच करना है जीरो. ग्राफ हमें स्केच करना है इस प्रॉब्लम के सेकेंड पार्ट में. प्रॉब्लम 17, 0 इज स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन d, मतलब d से स्मॉलर डिस्टेंस पर. तो सेंट्रल प्लेन से जो राइट साइड में, राइट फेस का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, क्योंकि थिकनेस जो सीट का है वो स्मॉल d है. तो इसलिए सेंट्रल प्लेन से राइट फेस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2, एंड लेफ्ट फेस का डिस्टेंस d/2 होगा. तो यह डिस्टेंस क्या होगा, d/2, d से स्मॉलर ही है. तो 0 और d के बीच में, मतलब हमें स्केच करना है ग्राफ, तो हमको ग्राफ d/2 डिस्टेंस तक ही करना है, जो कि स्मॉलर देन d. तो यहाँ पर x एक्सिस पर मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में यह d/2 डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ तक करना है. और इधर भी लेफ्ट साइड में, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में ये डिस्टेंस भी d/2 ही होगा, लेकिन माइनस होगा. अब यह देखा जा सकता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल प्लेन ऑफ द शीट. तो यहाँ पर क्या रिजल्ट है, E कैपिटल E इक्वल टू रो, कांस्टेंट है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट. एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, x केवल चेंज करेगा, पॉइंट का डिस्टेंस केवल चेंज करेगा, शीट से जो P पॉइंट का डिस्टेंस है वह चेंज करेगा. तो E वैरीज एट x, रिजल्ट क्या मिला हमें, कैपिटल E, दैट इज वी कैन राइट दिस इंफॉर्मेशन एज E वैरीज एट x. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शीट के सेंट्रल प्लेन से डिस्टेंस के साथ, पॉइंट का, किसी पॉइंट का डिस्टेंस के साथ चेंज करेगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जब डिस्टेंस बढ़ेगा सेंट्रल प्लेन से, जब किसी पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ेगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने y के लॉन्ग स्केच किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग भी होगा और नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. मतलब लेफ्ट साइड में, मतलब सेंट्रल प्लेन के लेफ्ट साइड में जब हम मूव करेंगे नेगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग, तो उसके लिए भी होगा. तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, माने E वैल्यू एट x है. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हमने ऑब्टेन किया है प्लेन शीट के, मतलब जो नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है, तो उसके आइदर ऑफ द साइड्स में x डिस्टेंस पर जो P पॉइंट पर और K पॉइंट पर, तो वहाँ पर किसी भी आइदर ऑफ द पॉइंट्स पर
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है कैपिटल इज टू रो एक्स अपॉन इप्सिलॉन नॉट, तो रो इप्सिलॉन नॉट इसमें क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज ई वेरी जेज एक्स हो गया। तो इसलिए डिस्टेंस और मतलब जो आपका सेंट्रल पोजीशन है, मतलब जो सेंट्रल प्लेन है वहाँ एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है, वहां से ही डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, उसे हमने और ये मान लिया है। तो वहां से जब डिस्टेंस बढ़ेगा राइट साइड में भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन पास होगा जिसका पॉजिटिव स्लोप होगा, यह स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एंड डी बाई टू डिस्टेंस के बाद क्या होगा, डी बाई टू डिस्टेंस तक हम जब आएंगे तो वहां पर सिचुएशन क्या होगा, एक्स डिस्टेंस के साथ, क्योंकि तो जो ग्राफ प्लॉट करना है स्मॉलर देन डी, एक्स इज स्मॉलर देन जी, तो डी बाई टू डिस्टेंस तक क्या होगा, मतलब सीट तक डी बाई टू डिस्टेंस तक डिस्टेंस बढ़ने के साथ, माने एक्स के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ेगा। यह ग्राफ ये होगा, डी बाई टू तक ही हमें मालूम करना है। उसके बाहर क्या होगा, बाहर का केस हम जानते हैं, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के बाहर जो पॉइंट होता है, जब इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज को का थिकनेस को हम नेग्लिजिबल मानते हुए, तो गॉसेस लॉ के हेल्प से हमने ऑब्टेन किया था, तो वहां पर जो एक्सप्रेशन था कैपिटल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन नॉट, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसके आगे जो होगा डी बाई टू के आगे क्या होगा, डी बाई टू के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वह डिस्टेंस के साथ डिपेंड नहीं करेगा, तो यह हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। लेकिन हमें डी बाई टू तक ही मालूम करना है, डी बाई टू डिस्टेंस तक ही, मतलब x इज स्मॉलर देन d, डी बाई टू इज स्मॉलर देन d। और इधर भी अब निगेटिव डायरेक्शन, मतलब सेंट्रल प्लेन के लेफ्ट साइड में भी जाएंगे, तो वहाँ के लेफ्ट साइड की ओर जब मूव करेंगे तो वहाँ भी सेंट्रल प्लेन से डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्शन चूंकि इसका जो ये स्ट्रेट लाइन होगा, डायरेक्शन चूंकि अपोजिट है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने निगेटिव y के लॉन्ग भी स्केच किया है, तो यह हो गया डी बाई टू तक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पर ई वेरी एज बहुत सिचुएशंस में क्या है, ई वेरी एज एक्स जो हमें रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है, ई वेरी एज एक्स। एंड उसके बाद माइनस डी बाई टू के बाद तो फिर सीट के बाहर हो गया, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जानते हैं ई बराबर सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन नॉट, तो डिस्टेंस बढ़ने के डिस्टेंस का कोई प्रभाव इलेक्ट्रिक फील्ड पर नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद माइनस डी बाई टू के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेगेटिव एक्सेस के नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। उसके बाद लेकिन हमें मालूम करना था मतलब इसी रीजन में, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, सीट के सेंटर प्लेन से डिस्टेंस बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू बढ़ेगा, यही ग्राफ हमें प्लॉट करना था। लेकिन हमने आगे का भी यहाँ पर बना दिया कि डी बाई टू प्लस डी बाई टू एंड माइनस डी बाई टू, मतलब दोनों साइड में डी बाई टू है, तो उसके डी बाई टू से आगे जाने पर, आगे मूव करने पर एक्स का डिस्टेंस जब डी बाई टू से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, तो यह जो लाइन होगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, माने एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वह कांस्टेंट हो जाएगा, कोई भी डिस्टेंस हो उसके बाहर डी बाई टू के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, ई कांस्टेंट है सीट के बाहर, यहाँ भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होगा, कोई भी डिस्टेंस हो सीट के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कांस्टेंट होगा। लेकिन हमें जो स्केच करना था वह मतलब 0 से डी बाई टू प्लस डी बाई टू एंड 0 से माइनस डी बाई टू। तो अभी इस प्रॉब्लम के बोथ पार्ट्स का आंसर हम लोगों ने ऑब्टेन किया। Problem 18 is a charged particle having a charge of minus 2.0 multiplied by 10 to the power minus 6 coulomb is placed close to a non-conducting plate having a surface charge density 4.0 multiplied by 10 to the power minus 6 coulomb per meter square or coulomb meter minus 2. Find the force of attraction between the particle lies at point P and the plate. This is the plate. Now we have to solve it. इस प्रॉब्लम में सॉल्यूशन के पहले इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूं। कोई पार्टिकल
जिसका चार्ज पार्टिकल है, कोई आवेशित कण है जिसका चार्ज Q इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁶ कूलम है, वह पॉइंट P पर रखा जाता है एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट, दिस इज नॉन कंडक्टिंग प्लेट। तो उसके नजदीक किसी पॉइंट P पर कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कोई ऋण आवेशित कण जिसका चार्ज -2 इंटू 10⁻⁶ कूलम है, उसे रखा जाता है P पॉइंट पर इस नॉन कंडक्टिंग प्लेट के नजदीक। तो इस पार्टिकल तथा नॉन कंडक्टिंग प्लेट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स मालूम करना है। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब है, क्योंकि पार्टिकल क्या है, पी पॉइंट पर जो पार्टिकल है -2 इंटू उसका चार्ज निगेटिव चार्ज है, तो -2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। एंड इस प्रॉब्लम में मालूम करना है फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन फोर्स है, इसका मतलब है कि जो नॉन कंडक्टिंग प्लेट है वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी वह निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसलिए अट्रैक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिवली। मतलब कहने का मतलब है कि जो प्लेट होगा नॉन कंडक्टिंग प्लेट, वो निश्चित रूप से पॉजिटिवली चार्ज होगा। हमने पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर दिखाया भी है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इस प्लेट पर। तो यह पॉजिटिव चार्ज, प्लेट का पॉजिटिव चार्ज इस दैट इज यह नॉन कंडक्टिंग प्लेट, इसके नजदीक P पॉइंट पर रखे गए निगेटिव चार्ज, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ऋण आवेशित कण को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इस नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन P पॉइंट पर कितना होगा, वी नो दैट इज σ/2ε0, वी नो वेरी वेल। तो किसी नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण उसके निकट, उसके नियर कोई पॉइंट हो, एनी पॉइंट हो, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल इक्वल टू σ/2ε0। एंड यहाँ इस प्रॉब्लम में सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इस प्लेट का दिया गया है 4.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल सिग्मा लेटर जो है 4.0 इंटू 10⁻⁻6, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। और कूलम इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं Cm-2, मीटर स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले आएंगे तो मीटर -2, कूलम के लिए C, तो Cm-2 भी होगा, लेकिन यहाँ C/m² हमने लिखा है, प्रॉब्लम में भी है। एंड जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज, जिसको हमने स्मॉल q सिंबल से डिनोट किया है, लेकिन इसका वैल्यू तो प्रॉब्लम में दिया है -2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, दैट इज -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। एंड इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ q हो जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻6 का मॉड, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो अब फोर्स एक्सपीरियंस बाई this negatively charged particle by the non conducting plate। तो क्या होगा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में, चूंकि यह निगेटिवली चार्ज पार्टिकल नॉन कंडक्टिंग प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम जानते हैं, अभी हमने बताया σ/ε0। नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण और नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण उसके नजदीक, उसके निकट किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, σ/2ε0। यहाँ तो फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेट। प्लेट P पॉइंट पर रखे गए, उसके नजदीक P पॉइंट पर रखे गए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसका चार्ज -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसलिए वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा, F इक्वल टू Q इंटू E, मॉड ऑफ Q ले लिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई E। मैग्नीट्यूड नहीं भी लेते तो कोई अंतर नहीं पड़ता, केवल निगेटिव रहता है यहाँ पर। तो अगर कोई चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में लाई करता है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, F इक्वल टू मॉड F इक्वल टू Q इंटू E। यहाँ चूंकि चार्ज पार्टिकल निगेटिवली चार्ज है, तो इसलिए हमने Q का मॉड ले लिया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट एंड द पार्टिकल इज F इक्वल टू mod of Q multiplied by E is the magnitude of electric field due to at point P due to non-conducting plate
and it is mod of q is 2 into 10 to the power minus 6 multiplied by mod e का वैल्यू कितना होगा, e कैपिटल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण या नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसका डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अपोजिट होगा। क्योंकि जो क्योंकि यहाँ पर चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करना है निगेटिवली चार्ज एंड शीट के बीच में, तो चूंकि चार्ज तो निगेटिव है तो निश्चित रूप से जो प्लेट है वह पॉजिटिवली चार्ज होगा, तभी उसे अट्रैक्ट कर पाएगा। अट्रैक्शन तो तभी होगा, अगर ये भी निगेटिवली चार्ज होता तो प्लेट भी निगेटिवली चार्ज होता तो रिपल्सन होता। तो इसलिए प्लेट निश्चित रूप से क्या है, या प्लेट जो है निश्चित रूप से पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके कारण इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के कारण और पॉजिटिवली चार्ज शीट के कारण इसके नजदीक, इसके निकट पी पॉइंट पर, इसके नियर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, पी पॉइंट पर जो यूनिट चार्ज होगा मान यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो होगा +1 कूलम, वह जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वह पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, माने अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। जबकि उस पार्टिकल पर जो फोर्स काम करेगा शीट के द्वारा वह नेगेटिव एक्सिस के अलोंग माने टुवर्ड्स द शीट होगा। सो तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का वैल्यू पुट करना है 4 into 10 to the power minus 6 अपॉन 2, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 into 10 to the power minus 12। अब 10 to the power minus 6 मतलब यहाँ कैपिटल ई की जगह पर हमने ई का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर सिग्मा का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया 4 into 10 to the power minus 6 अपॉन 2 डिनोमिनेटर में है मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 into 10 to the power minus 12। अब न्यूमरेटर में 10 to the power minus 6 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power minus 6, तो 10 to the power minus 12, तो ये हो गया। न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी 10 to the power minus 12 कैंसिल हो गया, एंड 2 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, ये भी खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 4 अपॉन 8.85, दैट इज वी कैन राइट इट एज 400 अपॉन 885, 4.885 बचा। We have left with 4 upon 8.85 after cancellation। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन के बाद बचा 4 upon 8.85। So we can write 4 into 100 न्यूमरेटर में, that is 400 upon 885। अब 885 से 400 में हम डिवाइड करेंगे तो डिस्मल में आएगा, डिस्मल 45 न्यूटन, दैट इज 0. डिस्मल के आगे 0 लगा दें, डिस्मल 0.45, डिस्मल के पहले 0 तो 0.45 न्यूटन आंसर। दिस इज आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड द प्लेट, दैट इज certainly plate is positively charged। So force of attraction is F is equal to 400 by 4 upon 8.85, that is 400 upon 885 is equal to 0.45 Newton। Answer of this problem। And इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ ही यह वीडियो अब कंप्लीट होता है। इसमें डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर 30 गॉसेस लॉज का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 16, 17 एंड 18 का सॉल्यूशंस किया गया। उम्मीद करता हूं कि इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आप सभी को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस।